हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो दिस इज़ द अनदर वीडियो ऑन चैप्टर यूनिट एंड मेजरमेंट। तो अभी तक हमने देख लिया था कि डायमेंशन एनालिसिस जो है उसके क्या यूज़ होते हैं। तो हमने उसमें अभी तक दो यूज़ देख लिए हैं। तो फर्स्ट था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है उसके यूनिट को वन सिस्टम से अनदर सिस्टम में कैसे चेंज करते हैं विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। और जो सेकंड यूज़ था कि किसी भी फिजिकल इक्वेशन की करेक्टनेस को चेक कैसे करते हैं, नहीं वो इक्वेशन वैलिड है या नहीं है, या उसकी हेल्प से किसी भी कांस्टेंट की या कोई भी टर्म है किसी भी इक्वेशन के अंदर तो उसमें किसी भी वेरिएबल की जो यूनिट है वो कैसे फाइंड कर सकते हैं। अब थर्ड जो इसका मेन यूज़ है वो है कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला कैसे ड्राइव करते हैं। तो थर्ड यूज़ टू ड्राइव रिलेशनशिप अमंग द फिजिकल क्वांटिटी, यानी फिजिकल क्वांटिटीज में क्या रिलेशन है। तो इसके लिए हम किस प्रिंसिपल का यूज़ करते हैं, होमोजेनिटी ऑफ प्रिंसिपल का। तो होमोजेनिटी का प्रिंसिपल क्या था कि कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है, कोई भी फिजिकल इक्वेशन है, उसमें जितनी भी टर्म्स है LHS या RH में जितनी भी टर्म्स है उनकी जो डायमेंशन है वो क्या होती है, सेम होती है। अगर डायमेंशन सेम होगी तभी क्या होगी, वो इक्वेशन वैलिड होगी। वही सेम चीज़ हम करेक्टनेस में भी चेक कर रहे थे। तो यहाँ पर हमें सबसे पहली चीज़ें फॉर्मूला ड्राइव करने के लिए क्या पता होनी चाहिए, वो फिजिकल क्वांटिटी किन फैक्टर्स पर डिपेंड कर रही है। अगर मैं वो फैक्टर पता है तो हम क्या कर सकते हैं, उस इक्वेशन के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर एक एक्सप्रेशन हमें ड्राइव करना है किसके लिए, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए। तो हमें पता होना चाहिए कि सेंट्रीपिटल फोर्स किन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। तो ये मास m पर डिपेंड कर रहा है, वेलोसिटी v पर डिपेंड कर रहा है और रेडियस r पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि कर क्या रहा है कि एक सर्कल है, अगर किसी सर्कल में क्या कर रहा है, एक पार्टिकल मूव कर रहा है किससे, v वेलोसिटी से, उसका मास कितना है m, और जो सर्कुलर पाथ है उसकी रेडियस कितनी है r। तो हमें क्या करना है कि इसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स, तो सेंट्रीपिटल फोर्स होता क्या है कि अगर कोई भी ऑब्जेक्ट क्या कर रहा है एक सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ का रेडियस क्या है r, तो r रेडियस के एक सर्कुलर पाथ पर अगर कोई ऑब्जेक्ट v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो वो मूव कैसे कर रहा है, उसके लिए कौन सा फोर्स रिस्पॉन्सिबल है, वो है सेंट्रीपिटल फोर्स। सेंट्रीपिटल फोर्स ही उसे उस पाथ पर होल्ड किए हुए है। तो हमें उसके लिए एक फॉर्मूला ड्राइव करना है। तो हमें पता है कि किस पर डिपेंड कर रहा है ये, मास, वेलोसिटी और रेडियस। तो हम सिंपली लिख सकते हैं F इज प्रोपोर्शनल टू m पावर a, v पावर b और r पावर c। इसका मतलब है a b c क्या है, अननोन वैल्यू है, हमें नहीं पता कि कितनी पावर से डिपेंड कर रहा है, हमें सिर्फ ये पता है कि डिपेंड कर रहा है, ये नहीं पता कितनी पावर से। तो ये a b c अननोन नंबर है, इनको हमें फाइंड करना है। जैसे हम इनको फाइंड कर लेंगे तो हमें क्या आ जाएगा, ये सेंट्रीपिटल फोर्स है इसके लिए फॉर्मूला पता लग जाएगा। तो जब भी हम क्या करते हैं, प्रोपोर्शनलिटी के साइन हटाते हैं तो क्या आता है, वहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। और जब भी हम यहाँ पर फॉर्मूला ड्राइव करेंगे तो ये जो कांस्टेंट होगा वो कैसा होगा, डायमेंशनलेस। डायमेंशनलेस कैसा होता है, यानी कि जो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं कर रहा है, यानी इसके लिए डायमेंशन क्या होगा, m0 l0 t0। तो ये क्या है यहाँ पर, डायमेंशनलेस कांस्टेंट, यानी इसकी डायमेंशन क्या होगी, m0 l0 और t0, क्योंकि ये किसी पर डिपेंड नहीं कर रहा है इसलिए m0 l0 t0। तो अब हमें ये तो पता लग गया। अब होमोजेनिटी का यूज़ करना है। तो होमोजेनिटी का मतलब क्या है, LHS और RHS की हर टर्म की डायमेंशन सेम होनी चाहिए। तो F क्या है यहाँ पर, फोर्स, तो फोर्स का डायमेंशन क्या होगा, m1 l1 t -2। अब RHS में के दो डायमेंशन लेस हो गया, m क्या है, मास, यानी m, इसके लिए डायमेंशन लिखेंगे कैपिटल M, पावर क्या लेंगे कैपिटल ये a, और v क्या है, वेलोसिटी, वेलोसिटी की डायमेंशन l t -1। पावर क्या है इसकी b, तो ये पावर आगे b। r क्या है, डिस्टेंस, रेडियस है यानी कि लेंथ हो गई l, और पावर आ गई इसकी c। अब RHS को सॉल्व कर लेंगे, m पावर a, l पावर b हो जाएगी, t पावर -b हो जाएगी, पावर के ऊपर पावर थी तो वो मल्टीप्लाई हो गई, सेम l पावर c हो गया। अब m पावर a और l की पावर क्या हो जाएंगी, ऐड हो जाएंगी, तो l की पावर होगी b प्लस c, t पावर -b, ये हो गया m1 l1 t -2। अब हमें क्या करना है, डायमेंशन इक्वल होनी चाहिए दोनों तरफ की। तो जो m की पावर है LHS में वही सेम RHS में होनी चाहिए, जो l की पावर LHS में वही सेम RHS में होनी चाहिए, t की पावर जो LHS में वही सेम RHS में होनी चाहिए। जब हमें क्या करना है, इसको कंपेयर करना है, कंपेयर, ठीक है। कंपेयर करेंगे तो a की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से 1, क्योंकि m की पावर 1 है और दूसरी तरफ a है, तो a की वैल्यू तो आ गई 1। सेकेंड क्या है, b प्लस c किसके इक्वल आएगा, 1 के। थर्ड क्या है कि -b जो है वो किसके इक्वल आ रहा है, -2 के, यानी माइनस से माइनस कट हो गया, इट मीन्स b की क्या वैल्यू आ गई, 2 आ गई। अगर b की वैल्यू 2 आई है तो इस इक्वेशन से हम पता लगा सकते हैं कि c की वैल्यू क्या आएगी, तो 1 = 2 + c, इट मीन्स c की वैल्यू आ गई -1। तो
इस वैल्यू के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, अब हमारे पास A, B और C तीनों की वैल्यू आ गई, तो इसको हम जो हमारा फर्स्ट हमने जो इक्वेशन बनाई थी क्या कि F इज़ प्रपोर्शनल टू M पावर A, B पावर B और R पावर C, तो इसमें इसकी क्या कर देंगे, वैल्यू रख देंगे, यानी कि क्या आ जाएगा F इक्वल टू K, M पावर A था, A की वैल्यू आई 1, तो F ये हो गया, B की पावर आई B, तो B की वैल्यू कितनी आ गई 2 मीन्स 2, और R की पावर आई -1, तो ये यानी इसको सिंपल लिख सकते हैं F K M V स्क्वायर अपॉन R, और यही क्या होता है हमारा सेंट्रीपिटल फोर्स जो होता है उसका फॉर्मूला होता है। तो मतलब हमने क्या कर लिया, डायमेंशन की हेल्प से क्या कर लिया, सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए फॉर्मूले को ड्राइव कर लिया। हाँ, अगर हमें क्वांटिटीज़ पता है किस पर डिपेंड कर रहा है तो हम फॉर्मूले को ड्राइव कर सकते हैं। एक से एग्जाम्पल और है, क्या प्लानेट मूव्स अराउंड द सन इन नियरली सर्कुलर ऑर्बिट, इट्स पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन क्या है T, डिपेंड्स ऑन, अब किस किस पर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है रेडियस R पर, मास M पर, सन का, और ग्रेविटेशनल कांस्टेंट पर डिपेंड कर रहा है। तो यहाँ हमें प्रूफ क्या करना है, उसने कुछ प्रूफ करने के लिए कहा, यानी T स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू R क्यूब, ये हमें प्रूफ करना है। ये प्रूफ कैसे करेंगे, विद द हेल्प ऑफ डायमेंशन एनालिसिस। ठीक है, तो पहली इक्वेशन क्या लिखेंगे, पहली इक्वेशन हम लिखेंगे, उसने क्या बोला है कि T जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, वो डिपेंड कर रहा है आपके R पर, यानी R पावर लिख दिया मैंने A, फिर डिपेंड कर रहा है मास M पर, यानी M पावर लिख दिया B, और G पर डिपेंड कर रहा है G की पावर C। अब हमें सबकी क्या याद होनी चाहिए, डायमेंशन। T क्या है, पीरियड ऑफ रिवॉल्यूशन, तो उसकी हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। पीरियड रिवॉल्यूशन लिखते हैं मतलब टाइम ही है, ये भी कितना टाइम ले रहा है रिवॉल्यूशन को होने में, और R क्या है, लेंथ है, M क्या है, मास है, G है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, तो इसकी हमें डायमेंशन पता होनी चाहिए। तो G की डायमेंशन किससे निकालेंगे, F इज इक्वल टू G M1 M2 अपॉन R स्क्वायर, ये होता है ग्रेविटेशनल फोर्स का फॉर्मूला। तो इससे हम क्या करेंगे, G की लिए डायमेंशन निकालेंगे, तो G इक्वल टू क्या आ जाएगा, F R स्क्वायर अपॉन M1 M2। तो F के लिए फॉर्मूला जो F के लिए क्या है हमारा डायमेंशन है वो है M1 L1 T -2, R क्या है, लेंथ, यानी हो गया L स्क्वायर, और नीचे M1 M2 यानी दोनों क्या है, मास है, तो M2 लिख दे तो डायरेक्टली, M2 का मतलब क्या है, यहाँ पर दो मास हो गए, एक M1 के लिए एक M2 के लिए, दोनों के लिए मास किस में किलोग्राम में मेजर करेंगे अगर ऐसा यूनिट में मेजर कर रहे हैं तो। ठीक है, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, मतलब डायमेंशन इसका M-1, नीचे ऊपर 1 नीचे 2, तो ऊपर गया तो -1, L क्या हो गया, L हो गया 3 और T हो गया -2, यानी M-1 L3 और T -2। तो ये आ गया हमारे पास में किसका फॉर्मूला, G के लिए डायमेंशन फॉर्मूला आ गया। अब हम फॉर्मूले में रख देंगे, ये T था इक्वल टू, जब भी प्रोपोर्शनलिटी का साइन आएंगे तो क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा K, और R की पावर A, M की पावर B और G की पावर C। ठीक है, अब इसके अंदर रख दे T क्या है, इधर टाइम, तो यहाँ तो एज इट इज T आ गया। K क्या है, डायमेंशन मतलब डायमेंशन लेस कांस्टेंट है, तो इसको तो चेंज करना नहीं। R क्या है, लेंथ, तो L लेंथ को लिखेंगे हम L से, तो L पावर A M है, मास तो M पावर B, G क्या था ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका फॉर्मूला क्या निकल के आया, M-1 L3 और T -2 और इसके ऊपर पावर है C। अब पावर को क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, सिंपल, ये जो भी है उसको सॉल्व कर लेंगे, तो L पावर A M पावर B हो गया, यहाँ पावर के ऊपर पावर है तो वो हो जाएंगे मल्टीप्लाई, यानी M पावर -C L पावर 3C और T पावर -2C। अब T इधर M क्या आ जाएगा, M एक M तो है ये, एक ये, तो M पावर क्या हो गया B -C, L पावर क्या हो गया, L है एक A और प्लस 3C, और T क्या हो जाएगा -2C। तो हमें इसको इक्वेट करना है, इक्वेट करेंगे तो LHS में क्या है, M और L तो है ही नहीं, तो यानी M की पावर जो है और L की पावर जो, उन दोनों को किसके इक्वल करना पड़ेगा, 0 के, यानी हम इसको लिख सकते हैं M0 L0 T1। तो M0 L0 T0 मतलब T1, तो क्या आ जाएगा, फर्स्ट क्या है B -C, यानी B -C किसके इक्वल आ गया, 0 के। तो इससे क्या पता लगा कि B किसके इक्वल होगा, C के। ठीक है, दूसरा क्या आया कि ये A + 3C वो किसके इक्वल है, 0 के। दूसरा आया A + 3C, ये भी किसके इक्वल होगा, 0 के। तो ऐसे A की वैल्यू कितनी आ जाएगी, -3C। तीसरी जो इक्वेशन है वो है हमारे पास कि -2C किसके इक्वल है, 1 के। -2C किसके इक्वल है, 1 के, यानी C की वैल्यू कितनी आ गई, -1/2।
तो सी की वैल्यू आ गई। सी के अकॉर्डिंग फिर ए की वैल्यू निकाल लेंगे, यानी ए इक्वल टू -3 और सी की जगह रख दिया -½ तो ये आ गया ए की वैल्यू 3/2। जो वैल्यू सी की आई वही सेम वैल्यू किसकी होगी, बी की, तो बी की वैल्यू आ गई -1/2। तो ए बी सी तीनों की वैल्यू आ गई हमारे पास। अब क्या कर देंगे, फॉर्मूले में रख देंगे। तो फॉर्मूला क्या था, फॉर्मूला था हमारा T इक्वल टू के डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट। इसके बाद में R पर डिपेंड कर रहा था, R की पावर है A, यानी R की पावर A की वैल्यू कितनी आई 3/2। ठीक है, R के बाद किस पर डिपेंड कर रहा है, M पर, M की पावर है B, तो B की वैल्यू आई -½ नेक्स्ट है क्या, G की पावर है C, तो G की पावर आ गई C, यानी -½ अभी जो माइनस वाली पावर है इनको तो हम ले आएंगे नीचे, R पावर 3/2 और ये M और G नीचे आ गए, M और G, और ये हाफ है, हाफ पावर को हम रूट लगा सकते हैं, तो ये मैंने इस पर रूट लगा दिया। और क्या लगा सकते हैं, T इक्वल टू के, ऊपर जो है उसको हम लिख सकते हैं R³ अपॉन mg, और इस पूरे के ऊपर हमने लगा दिया स्क्वायर रूट। ठीक है, तो इसका फाइनल फॉर्मूला क्या निकल के आ गया, T इक्वल टू के रूट में R³ अपॉन mg, ये इसका फॉर्मूला निकल के आ गया। अब उसने कुछ और कंडीशन भी दी थी हमें उसने क्या प्रूफ करने के लिए बोला था कि T² किसकी प्रोपोर्शनल है, R³ के। देखो T² किसकी प्रोपोर्शनल हो गया, R³ के। अब कैसे, देखो यहाँ से क्या पता लग रहा है कि T किसकी प्रोपोर्शनल है, R की पावर 3/2 के। अगर हम इस इक्वेशन को देखें, किसको, इस इक्वेशन को, तो इससे हमें पता लग रहा है T किसकी प्रोपोर्शनल है, R पावर 3/2 के। अगर मैं क्या करूँ यहाँ पर बोथ साइड स्क्वायर कर दूँ तो मुझे मिल जाएगा कि T² किसकी प्रोपोर्शनल है, T² इज प्रोपोर्शनल टू R पावर 3। तो जो प्रूफ करने के लिए बोला था वो प्रूफ हो गया। अब एक चीज़ और बोली क्वेश्चन में कि हमें क्या, टेकिंग द प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट एज 2π, अगर हम उसको 2π ले लेंगे तो T का क्या मिल जाएगा, हमें एग्जैक्ट फॉर्मूला मिल जाएगा। हमें सिंपल जो T की जो वैल्यू मतलब K जो है यहाँ पर, T की जगह क्या लिख देंगे, T इक्वल टू K की जगह लिख देंगे हम 2π। उसने बोला है हमें कि जो प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट उसकी वैल्यू क्या लेनी है हमें 2π और रूट R³ अपॉन mg। तो ये किसके लिए फॉर्मूला आ गया, पीरियड ऑफ ऑसिलेशन के लिए हमारे पास में फॉर्मूला ड्राइव हो गया। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के लिए फॉर्मूला ड्राइव कर सकते हैं। ठीक, अब इसके बाद में क्या है, हमने तीनों तरीके देख लिए कि मतलब तीनों किसके क्या क्या यूज़ थे। ठीक, अब इसकी लिमिटेशन क्या है, जो डायमेंशन एनालिसिस हम कर रहे हैं इसके 3 तरीके देखे, हमने 3 यूज़ देखे। अब इनकी लिमिटेशन भी है कुछ, क्या है पहली लिमिटेशन इसकी कि अगर कोई भी फिजिकल क्वांटिटी है तो द मेथड डज नॉट गिव एनी इन्फॉर्मेशन अबाउट डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट के, यानी कोई भी डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है उसके बारे में कुछ नहीं बता रही है। जहाँ भी डायमेंशन लेस कोई भी कॉन्स्टेंट आ जाए उसके बारे में कुछ भी हमें इन्फॉर्मेशन नहीं है, यानी उसकी वैल्यू कितनी आने वाली है, किस पर डिपेंड कर रहा है, कुछ नहीं पता। ठीक है, अब ये फेल भी होता है कब, इट फेल्स व्हेन अ फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन मोर देन 3 फिजिकल क्वांटिटी। अभी तक हमने जितने भी क्वेश्चन देखे उनमें 2 या 3 फिजिकल क्वांटिटी पर डिपेंड कर रहा था। तो अगर 3 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी आ जाए तो हम उसके बारे में एग्जैक्ट आंसर पता नहीं लगा सकते, तो तब ये फेल हो जाता है। थर्ड क्या है, ये कब फेल होता है, जब क्या है 2 या 2 से ज़्यादा फिजिकल क्वांटिटी का सम और डिफरेंस आ जाए। इट फेल्स व्हेन फिजिकल क्वांटिटीज डिपेंड्स ऑन सम और डिफरेंस ऑफ 2 और मोर फिजिकल क्वांटिटी, यानी सम आ जाए, डिफरेंस आ जाए, 2 से ज़्यादा आ जाए, तो तब भी ये फेल हो जाता है। और ये कब फेल हो जाता है रिलेशनशिप ड्राइव करने में, जब इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो है और लॉगरिथमिक फंक्शन, एक्सपोनेंशियल फंक्शन, इनके लिए ये कुछ भी नहीं बताता कि ये किस पर डिपेंड करते हैं, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होते हैं वो क्या होता है, डायमेंशन लेस होते हैं, क्योंकि वो क्या है, रेशो है यानी लेंथ अपॉन लेंथ, यानी क्या हो गया, कट गया, यानी L पावर 0, यानी वो डायमेंशन लेस कॉन्स्टेंट है। मतलब जहाँ भी डायमेंशन लेस आ जाए वहाँ पर ये फेल हो जाता है, क्योंकि और ये ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज क्या है, ये क्या है, डायमेंशन लेस है, इसीलिए ये इन पर डिपेंड नहीं कर रहा, तो ये बता नहीं सकता कि ये फॉर्मूले में किस तरीके से आएगा। बहुत से फॉर्मूले ऐसे हैं जो क्या है ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज पर डिपेंड करते हैं, तो ये वहाँ पर फेल हो जाता है, उनके लिए कोई रिलेशन ये ड्राइव नहीं कर सकता। और कुछ समटाइम्स इट इज़ डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द फैक्टर ऑन विच फिजिकल क्वांटिटी डिपेंड्स, यानी हम कि एग्जैक्ट नहीं बता सकता, ये सिर्फ ये बता सकता है कि कितनी फंडामेंटल क्वांटिटीज़ पर डिपेंड कर रहा है, पर ये नहीं बता सकता कि एग्जैक्टली उन फंडामेंटल क्वांटिटीज़ से कौन सी फिजिकल क्वांटिटीज़ डिपेंड कर रही हैं।
वो नहीं बता सकता। द मेथड बिकम्स मोर कॉम्प्लिकेटेड व्हेन डायमेंशन लेस कांस्टेंट, मतलब ये सिंपल बात कि जहाँ पे डायमेंशन लेस कांस्टेंट आ जाए वहाँ पर ये क्या होगा, फेल हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सिग्निफिकेंट फिगर्स। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं कि सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स आर नॉर्मली दोज डिजिट्स इन अ मेजरमेंट, a measured quantity which are known reliably or about which we confidence in our measurement plus one additional digit। यानी हमने कोई भी मेजरमेंट किया तो मेजरमेंट करते टाइम पर एक डिजिट तो हमने ऐसी निकाल ली जो हमें श्योर है कि ये यही आने वाली है, उसके बाद एक एडिशनल डिजिट हम और लेते हैं जिसके बारे में हम ये नहीं कह सकते कि वो 3 है 4 है, एग्जैक्ट नहीं बता सकते, तो वो क्या हो जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। कितने कि कुछ तो मतलब हमें जिस डिजिट तक कॉन्फिडेंस है वो प्लस एडिशनल 1 डिजिट और, तो उसको हम बोलते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो अब इसके कुछ रूल्स होते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स को फाइंड आउट करने के लिए। क्या, पहला है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट, किसकी बात करें, नॉन जीरो की, नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे एक नंबर लिखा हुआ है 15.57, तो उसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर है, 4। तो मतलब पहला रूल तो यही है कि जितने भी उसके अंदर नॉन जीरो डिजिट्स हैं वो सारे क्या होंगे, वो होंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जहाँ भी नॉन जीरो आ जाए वो तो सारे सिग्निफिकेंट हो गए। अब जीरोस की बात कर लेते हैं, सबसे कॉम्प्लिकेटेड इसके अंदर क्या आता है, जीरो ही। तो ऑल जीरोज बिटवीन 2 नॉन जीरो, अगर कोई 2 नॉन जीरो डिजिट आ रही है उनके बीच में जितने भी जीरो आ रहे हैं वो सारे भी किस में काउंट होंगे, एज अ सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो जैसे यहाँ पर 200.005 लिखा हुआ है तो इसके अंदर 6 सिग्निफिकेंट फिगर हैं। देखो 2, एक ये 0, 1 2 3 4 5 6, टोटल 6 के अंदर क्या है, सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए। किसके बीच में, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी जीरोज आएंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तीसरा रूल क्या है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट, नॉन जीरो डिजिट जो है उसके राइट में जितने भी जीरो है, ठीक है, बट टू द लेफ्ट ऑफ एन अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। जैसे कि ये जो नंबर लिखा हुआ है 75900 हैज़ अ 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब 3 क्यों बोला, या तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कितने 5 मतलब आगे 2 जीरोस भी है। तो एक चीज़ इसमें बोलिए, अंडरस्टूड डेसिमल पॉइंट, यानी अगर कोई नंबर ऐसे लिखा हुआ है तो इसके पीछे जब तक हम डेसिमल नहीं लगाएंगे, अगर यहाँ डेसिमल नहीं लगा हुआ है मतलब हमें पता है कि इसके बाद डेसिमल आएगा बट लगाया नहीं है, जब तक लगाया नहीं है तो तब तक क्या है, इन जीरो की कोई वैल्यू नहीं है। अगर हमने वहाँ डेसिमल लगा दिया है इसका मतलब अब इसकी वैल्यू है। तो अगर यहाँ डेसिमल नहीं है तो इन ज़ीरोज़ को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। बट सच ज़ीरोज़ आर सिग्निफिकेंट इफ़ दे कम फ्रॉम अ मेजरमेंट। अगर हमने कोई भी किसी चीज़ का मेजरमेंट किया, जैसे मैंने लेंथ का मेजरमेंट किया, मैंने टाइम का मेजरमेंट किया, या मैंने किसी भी चीज़ का मेजरमेंट किया, मेजरमेंट में अगर 0 0 आ रहे हैं पीछे तो हम उनको क्या मानेंगे, सिग्निफिकेंट मानेंगे। तो देखो ऐसे लिखा है 759 हैज़ अ 5 सिग्निफिकेंट फिगर्स। क्यों, क्योंकि ये मेजरमेंट से आए हैं तो वो क्वेश्चन में मेंशन करेगा अगर वो किस में है। अगर सिंपल ऐसे मैंने जो उसे ऊपर लिख दिया 75900, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं तो आप लिख दोगे 3। बट वो लिखे फाउंड फ्रॉम अ मेजरमेंट, इसका मतलब अब इन जीरो को भी क्या करना है, हमें काउंट करना है, क्योंकि वो क्या है, एग्जैक्ट है। हम सिग्निफिकेंट फिगर्स का मतलब ही क्या है, एग्जैक्ट प्लस एडिशनल 1 डिजिट। तो मेजरमेंट में हमने फाउंड किया है तो वो क्या होंगे, एग्जैक्ट होंगे, एग्जैक्ट हैं तो उनको हम एज अ सिग्निफिकेंट फिगर काउंट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जो है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। अब जो पिछला पॉइंट देखा उसमें डेसिमल अंडरस्टूड था, यानी कि हमने उस डेसिमल वहाँ पर मेंशन नहीं किया, हमें पता है कि डेसिमल आएगा, तो डेसिमल से लेफ्ट में जीरोज आ रहे हैं उनको हम सिग्निफिकेंट नहीं मानेंगे। अगर मेजरमेंट से आ रहे हैं तब वो सिग्निफिकेंट है। अब यहाँ पर हमने डेसिमल लगा दिया है, वहाँ नहीं था, यहाँ हमने लगा दिया है, यानी अब ये हो गया एग्जैक्ट मेजरमेंट। तो अब डेसिमल जैसे ही लग जाएगा तो ये सारे के सारे ये जो जीरोज हैं ये भी क्या बन जाएंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो जाएंगे। तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हो गए, 3 3 6, तो 6 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए इसके अंदर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है, ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। कब, डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरोज हैं वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट होंगे, क्योंकि जहाँ डेसिमल आ गया, डेसिमल का मतलब क्या है, एग्जैक्टनेस, कि हमें पता है एग्जैक्ट इसका ये आंसर आने वाला है या आ चुका है, मेजरमेंट से आया मतलब वो, ठीक है। तो डेसिमल के अगर हम
राइट में एक ज़ीरो लगा रहे हैं तो उसको भी काउंट करेंगे, 2 लगा रहे हैं तो उसको भी, जितने भी लगा रहे हैं उन ज़ीरो को हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। जैसे ये 132, अब यहाँ पर अंडरस्टूड डेसिमल है, मतलब डेसिमल नहीं लगाया तो उसका मतलब अंडरस्टूड डेसिमल है, ठीक है। तो इसको, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। फिर ये डेसिमल लगा के मैंने एक ज़ीरो लगा दिया, एक ज़ीरो लगाया तो इस ज़ीरो को भी किस में काउंट कर लिया, सिग्निफिकेंट फिगर में, यानी 4 सिग्निफिकेंट फिगर हो गए। नेक्स्ट 132.00, तो ये क्या हो गए, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट हो रहे हैं, किसके, डेसिमल के राइट साइड में भी काउंट हो रहे हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या है कि ऑल जीरोस टू द राइट ऑफ अ डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ अ नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। कहाँ बात कर रहा है, डेसिमल के राइट साइड में। डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरोज हैं उनको हम अभी तक तो काउंट कर रहे थे, अभी तक तो हमने उसको सिग्निफिकेंट बोला, अब यहाँ सिग्निफिकेंट नहीं बोल रहे। क्यों नहीं बोल रहे, क्यों, क्योंकि ये क्या है, मतलब नॉन जीरो डिजिट से पहले आ रहे। अगर मतलब नॉन जीरो डिजिट जो है उसके बाद में आएंगे तब तो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे, बट ये क्या आ रहे हैं, जैसे यहाँ पर 1 से पहले है 0, ठीक है, ये 1 से पहले 0 आ रहा है तो इसको हम सिग्निफिकेंट में काउंट नहीं करेंगे। अगर ये 1 के बाद आता तो इसको सिग्निफिकेंट में काउंट कर लेते। तो बोथ है 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। 7th पॉइंट क्या है, द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर डज नॉट डिपेंड ऑन अ सिस्टम ऑफ यूनिट, यानी किसी भी सिस्टम ऑफ यूनिट में लिखे हुए हैं हो, हमें सिग्निफिकेंट फिगर कितने काउंट करने हैं। जैसे फर्स्ट में है 13.4 सेंटीमीटर, यानी इसके अंदर कितने होंगे, 3 सिग्निफिकेंट फिगर होंगे। यानी ये कौन सा है, ये इसमें नॉन जीरो डिजिट है, तो इसको अगर मैं सेंटीमीटर को मीटर में भी चेंज कर दूँ तो भी 3 ही रहेंगे, मीटर को किलोमीटर में चेंज करूँ तो भी क्या रहेंगे, इसमें 3 सिग्निफिकेंट फिगर ही रहेंगे, ठीक है। तो इसमें हमने कितने 7 रूल्स देख लिए। फर्स्ट रूल क्या था, फर्स्ट रूल था कि जितने भी नॉन जीरो डिजिट हैं वो क्या होते हैं, सिग्निफिकेंट फिगर्स होते हैं। फिर सेकंड क्या है, 2 नॉन जीरो डिजिट्स के बीच में जितने भी फिगर्स होंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। थर्ड क्या है, अंडरस्टूड डेसिमल के लेफ्ट साइड में जितने भी जीरो होंगे वो भी क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। अगर सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, और अगर डेसिमल, अंडरस्टूड डेसिमल के क्या है, मतलब ये मेजरमेंट से आ रहा है तो क्या होंगे, वो सिग्निफिकेंट में काउंट हो जाएंगे। फिर अब डेसिमल हमने लगा दिया, पहले तो अंडरस्टूड था, अब अंडरस्टूड नहीं है, मतलब हमने वहाँ मेंशन कर दिया, मेंशन किया है तो क्या होंगे, वो जितने भी जीरोस है वो सिग्निफिकेंट में काउंट होंगे। फिर डेसिमल के राइट साइड में जितने भी जीरोस हैं उनको भी हम क्या करेंगे, सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट करेंगे। बट अब डेसिमल के राइट में है, बट उस जीरो के राइट में भी क्या आ रहे हैं, नंबर्स आ रहे हैं, यानी नॉन जीरो डिजिट के तो लेफ्ट में है बट डेसिमल के राइट में है, तो इसका मतलब उन जीरोस को हम सिग्निफिकेंट फिगर्स में काउंट नहीं करेंगे। और जो सिग्निफिकेंट फिगर है वो किस पर, सिस्टम ऑफ यूनिट पर डिपेंड नहीं करती, यानी किसी भी सिस्टम में उसको मेजर करें, चाहे ऐसा सिस्टम हो, मतलब जैसे CGS सिस्टम हो या FPS हो, कोई भी सिस्टम हो, उनके वो उस पर डिपेंड नहीं करते सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। तो ये था इस चैप्टर के बारे में। अब इसमें नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे, एरर्स के बारे में पढ़ेंगे, और जो लीस्ट काउंट होता है उसको देखेंगे, और साथ में ही कि हम क्या देखने वाले हैं कि जो किस पर डिपेंड करते हैं, कुछ और से रिलेटेड क्या करेंगे, हम न्यूमेरिकल्स देखेंगे। सो थैंक यू।